हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट के 2 वीडियोस में। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्या क्या इस लेक्चर में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ये ईएमआई लॉ इन्होंने 2 लॉ दिया था, एक फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ, और ये दोनों रिलेट करता हुआ था उनके एक्सपेरिमेंट से, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने 2 लॉ दिए थे। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ और लेंज लॉ हमें बताता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है ना, या ईएमआई इंड्यूस हुआ है सर्किट के अंदर या कॉइल के अंदर, आखिर उसकी डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन को पता लगाने के लिए लेंज लॉ हम पढ़ते हैं। और लेंज लॉ एक एनर्जी कंजर्वेशन का कंसीक्वेंस माना जाता है। तो वो किस तरह होता है या किस तरह से ये ट्रीट करता है एनर्जी कंसीक्वेंस का, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए, जैसे जब फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, 2-3 एक्सपेरिमेंट किए थे, तीनों में हमें पता चला कि कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस तब हुआ तब तक रहा जब तक हम उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते रहेंगे तो उस कॉइल के अंदर या सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो मेन क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होने का मेन रीजन या कारण, वो होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का लगातार चेंज होना ही ईएमएफ को इंड्यूस कराता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमें पता चला। जैसे ही हमने एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था कि बार मैग्नेट को जैसे ही पास लेकर जा रहे थे उस कॉइल के पास, ठीक है, उस कॉइल के पास जब हम लेकर जा रहे थे तो इस मैग्नेट ने इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फ्लक्स को अप्लाई किया इस कॉइल के ऊपर। मैग्नेटिक फ्लक्स को इस तरफ लेके जाते वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहा। चेंज आने की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने की वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। नेक्स्ट, जब हम इसको दूर लेकर जा रहे थे, अवे लेकर जा रहे थे, तो अवे ले जाते वक्त भी इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ। पास लेके जाते वक्त मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब हम दूर लेकर जा रहे थे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था। चेंज तो हो रहा था ना, तो चेंज होने की वजह से इसके अंदर फिर से इंड्यूस हुआ ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। तो मेन रीजन यही होता है ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का इंड्यूस होना किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने पर। डन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये तो हो गया हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। देखिए, फैराडे जो थे ना, उन्होंने दो लॉ दिया था। एक तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, सेकंड लॉ था एक हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट तब तक रहेगा जब तक उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करते रहेंगे। मतलब उनके एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक्सपेरिमेंट में हम जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहे थे तब तक उसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हुआ था ना, करंट इंड्यूस हुआ। तो उसी को स्टेट करता है ये फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ
फर्स्ट लॉ को डिफाइन करेंगे हम। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit या coil changes and induced an EMF is induced in that circuit. डन। और वो EMF तब तक रहेगा जब तक हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे। तो इट लास्ट्स as long as the magnetic flux linked with circuit changes continues। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे तब तक उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट रहेगा। डन। अब सेकेंड लॉ हमारा क्या था? सेकेंड लॉ था कि मैग्नेटिक जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना सर्किट के अंदर, वो ईएमएफ इंड्यूस होने का जो अमाउंट है वो कितना इंड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस रेट में चेंज कर रहे हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रेट बहुत ज़्यादा है तो ईएमएफ की वैल्यू जो इंड्यूस हुई है सर्किट के अंदर उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लो ईएमएफ है, ईएमएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की दर से, रेट से। जैसे कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked
with the coil या circuit। ठीक है, और यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यूं भी लिख सकते हैं, इक्वल टू नेगेटिव साइन और उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ना, ये नेगेटिव साइन को लेंज लॉ डिफाइन करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लेंज लॉ पढ़ते हैं। लेंज लॉ क्या था? लेंज लॉ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सर्किट के अंदर, उसकी डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को बताता है हमारा लेंज लॉ। ठीक है, डायरेक्शन को पता लगाने का एक तरीका है लेंज लॉ। और लेंज लॉ कहता क्या है? लेंज लॉ जो है वो बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना सर्किट के अंदर या कॉइल के अंदर, वो अपोज करता है जिसकी वजह से वो, जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो जनरेट हुआ, उसी को वो अपोज करता है। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेट है, और ये कॉइल है, तो इसके अंदर इसको हम पास लेकर जा रहे थे, तो पास लेके जाने की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये इसके ऊपर अप्लाई हुआ। ठीक है, और इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी कि ये इसी को अपोज करेगा, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, और इस मैग्नेट फ्लक्स को की वजह से ही ये प्रोड्यूस हुआ है, इसी को अपोज करेगा। ठीक है, अपोज ये कब करेगा? जब यहाँ पर भी साउथ पोल हो और यहाँ पर भी साउथ पोल हो, तभी तो ये अपोज करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए और इधर साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, और तो रिपेल करने की वजह से इसके अंदर डायरेक्शन हो जाता है इस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरह। ठीक है, करंट इसको अपोज करेगा इस तरह, करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगा एंटी इस तरह। ठीक है, और ये इस तरह, इन दोनों को, ये इसको अपोज करेगा, इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव। सेम अगर कंडीशन उल्टा हो जाए तो ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये इस तरह से। ये एंटी, तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद नेक्स्ट, अगर हम साउथ पोल, अगर हम इसको हम इस तरफ लेकर जा रहे थे तो ये हुआ, अगर हम इसको अवे फ्रॉम द इधर लेके जाएं तो क्या होगा? मान लो इधर हमारा, ये हमारा कॉइल है, उसके बाद ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, इसको हम दूर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इसको दूर लेकर जाते वक्त इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, तो इसके अंदर जो करंट होगा ना इंड्यूस होगा, उसका इस तरह से डायरेक्शन होगा कि ये इसको उस तरफ जाने से रोकेगा। इस तरफ जाने से कब रोकेगा? जब इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। मतलब ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तभी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से करंट का डायरेक्शन कैसे होगा?
करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो हम साउथ पोल को कुछ, जब हम हमारा मैग्नेट अवे जाता है तो करंट की डायरेक्शन हमारी कुछ इस तरह होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये साउथ पोल को इस तरह से डिनोट करते हैं, क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ ने डिफाइन किया इसको और इसको, डायरेक्शन को, कि जब हम मैग्नेट को पास लेकर जाएंगे तो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, क्योंकि ये दूसरे को रिपेल करेंगे। और जब हम इसको अवे फ्रॉम द कॉइल लेकर जाएंगे इस मैग्नेट को, तो डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज होगा, ताकि इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये जिसके द्वारा ना जनरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, उसी को ये अपोज करेगा। तो लेंज लॉ यही बताता है। देन है कि लेंज लॉ ना एनर्जी कंजर्वेशन है। कैसे, देखो, सबसे पहले जब हम इस मैग्नेट को इस तरफ कॉइल की तरफ लेकर जा रहे थे तो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क हुआ ना। जब हम मैग्नेट को इस तरफ लेकर जा रहे थे तो कुछ हमने काम किया, तो वो काम जो था ना वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें करंट को इंड्यूस करती है, ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको दूर लेकर जा रहे होते हैं तो भी काम होता है, ठीक है। फर्स्ट में जब इसको पास लेकर जा रहे होते हैं तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होता है, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम हो रहा होता है, और जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर एक ईएमएफ को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन हम जब इसको हम दूर लेकर जा रहे होते हैं, दूर लेकर जाते वक्त इसके अंदर फिर से काम हुआ, वर्क डन हुआ, मैकेनिकल वर्क। वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ही इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और ईएमएफ जनरेट किसकी वजह से होता है, इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स था, इधर साउथ बन जाता है, इधर नॉर्थ बन जाता है, यहाँ पे जैसे नॉर्थ था, इधर साउथ, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से यहाँ पे हुआ। तो इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व्ड होती है। अगर हम इसको मूव ना करें तो वर्क नहीं होगा, वर्क डन होगा हमारा जीरो, और वर्क डन अगर जीरो तो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जीरो, और ईएमएफ भी उसके अंदर जीरो। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं कि लेंज़ लॉ जो है वो कंसीक्वेंस है किसका, एनर्जी कंजर्वेशन का, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का। होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।